Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको चैप्टर 14 ट्वेल्थ बायोलॉजी का इकोसिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। अब इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगी अच्छे से, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से क्या चीज़ का क्वेश्चन आपसे नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपकी एक भी लाइन स्किप ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इस तरीके से आप भी अपनी एनसीईआरटी के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? जहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, और जो भी सराउंडिंग में आसपास जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। Ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea. तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है? एक छोटा सा तालाब भी एक इकोसिस्टम है और बड़े बड़े जो जंगल होते हैं और जो सी होते हैं वो भी एक इकोसिस्टम ही है। मैनी इकोलॉजिस्ट, मतलब कि जो इकोसिस्टम को पढ़ते हैं उनको बोलेंगे इकोलॉजिस्ट, रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। उन्होंने पूरे बायोस्फीयर को, जो पूरा लिविंग स्फीयर है, उसको उन्होंने एक इकोसिस्टम बोला है ऑन अर्थ। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट अ वन टाइम। तो इस सिस्टम को पढ़ना एक बार में बहुत मुश्किल होगा। इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। सो सबसे पहले इकोसिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट वन इज द टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड वन द एक्वेटिक। तो अभी आप क्या करोगे? एक सिंपल सा काम करो। जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो आपने ऐसे लिख ली, दैट इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अब सेकेंड आपको क्या करना है? सेकेंड आपको इस इकोसिस्टम के बाद ही यहाँ पर ऐसे बना लेना है कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड वन इज द एक्वाटिक। ओके, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल के नीचे आप क्या लिखोगे? टेरेस्ट्रियल के नीचे इन तीनों के नाम लिख दोगे, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? टेरेस्ट्रियल के नीचे ये तीनों एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, बट मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आप सब अपनी कॉपी में लिख रहे होगे। ठीक है, सो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड desert are some example of the terrestrial ecosystem. Pond, lake, wetland, river and estuary are some example of aquatic. तो एक सिंपल सी बात है, टेरेस्ट्रियल जो फॉरेस्ट है, जो ग्रासलैंड है, जो डेजर्ट है, वो सब कैसा होता है? जमीन पे होता है, तो वो टेरेस्ट्रियल के अंदर आएगा। पानी जहाँ पर है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें रिवर की या वेटलैंड की, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पानी होगा, तो उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम में रखा गया है। Now next, crop fields and an aquarium may also be considered as a man-made ecosystem. तो अभी यहाँ पर तीन इकोसिस्टम हो गए। पहला टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं मैन मेड। मैन मेड के एग्जाम्पल में क्या आता है? ऐसे ही आप यहाँ पर बनाओगे। एक्वेटिक हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे? मैन मेड इकोसिस्टम, और यहां पर इसके नीचे एग्जाम्पल लिख दोगे क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम। तो इस तरीके से आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज टाइप और उनके एग्जाम्पल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखना है इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द इनपुट, जिससे कि हम एप्रिशिएट कर पाए कि कौन सा इनपुट है, मतलब कि प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब कि फूड चेन या फूड वेव या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे कि हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, एंड द आउटपुट जिसको हम बोलेंगे डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। तो तीन चीज समझ में आई। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर में आपने तीन चीजें पढ़ी। पहली, फर्स्ट वन इज द इनपुट, इनपुट मतलब कि प्रोडक्टिविटी। सेकेंड वन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दैट इज फूड चेन,
फूड वेव या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल। अब साइकिल है तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। एंड थर्ड वन इज द आउटपुट, आउटपुट जिसको हम बोलेंगे डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। We will also look at the relationship cycles, chain, webs that are created as a result of these energy flow within the system and their interrelationship। तो हम और भी क्या चीजें पढ़ने वाले हैं कि कैसे साइकिल बनती है, कैसे चेन बनती है, वेब किस तरीके से बनता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, so in chapter 13, ये है आपका चैप्टर 14। तो इन्होंने बोला है कि आपने चैप्टर 13 में यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो वेरियस कॉम्पोनेंट्स होते हैं, दे आर द एबायोटिक और बायोटिक। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। तो आपने ये भी पढ़ा कि कैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे की सराउंडिंग को। लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट्स इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो अब हम ये देखेंगे कि जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है। So, interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each of ecosystem। अब आपको ये लाइन को अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों का इंटरेक्शन क्या रिजल्ट करता है, इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ अ इकोसिस्टम। Identification and enumeration of a plant and animal species of an ecosystem gives its species composition। तो आइडेंटिफिकेशन करना, एन्यूमरेशन करना प्लांट या एनिमल स्पीसीज का, वो क्या करता है, वो एक स्पीसीज कॉम्पोजिशन को देता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, ये आपके नीट एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको हाईलाइट करवाती रहूंगी, जैसे मैंने शुरू में एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बनवाया। उसके बाद अब हम बात करेंगे स्ट्रैटिफिकेशन की। तो स्ट्रैटिफिकेशन के नीचे या तो अंडरलाइन कर लो या हाईलाइटर लेकर बैठे हो तो इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं तुम्हें कभी एक वीडियो के थ्रू ये भी बताऊंगी कि तुम्हें रिवीजन किस तरीके से करना है। अगर मैं तुम्हें कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको रिवाइज करना तुम्हारे लिए कितना इजी हो जाएगा, ये भी मैं तुम्हें आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। क्या याद रखना है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे साथ याद करते चलो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट आपका दो बार आएगा, डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट लेवल, और है क्या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी याद हो गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और अ लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट। तो ट्री सबसे ऊपर है, टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा पर है, शर्ब सेकंड पर है, एस से शर्ब्स, एस से सेकंड, तो ये याद रहेगा सेकंड पे शर्ब्स है, एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई दी बॉटम लेयर। तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। सिंपल याद हो गया, जस्ट इमेजिन सबसे ऊपर क्या होते हैं टॉप लेयर पर, ट्रीज, सेकंड नंबर पे एस से शर्ब्स, थर्ड नंबर पे जो छोटे छोटे से हर्ब और ग्रासेस होती है वो आता है। Next, the components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect। तो ये जो components होते हैं इकोसिस्टम के, हमने अभी जो पढ़े थे, वो एक तरीके से एक साथ में एक यूनिट की तरह काम करते हैं। क्या क्या है, प्रोडक्टिविटी सबसे पहले पढ़ा था हमने, दैट इज इनपुट, डिकम्पोजिशन दैट मीन्स एनर्जी लॉस और एनर्जी फ्लो, एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इसको हम पढ़ेंगे एज अ यूनिट, काम करते हैं ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन
एक्वेटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड टू एज एन एग्जांपल। तो अभी ये हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम समझा रहे हैं। आप इसको प्रेशर देकर दिमाग में मत समझना, मैं आराम से बोलती जाऊँ, एक एक चीज को समझते जाना और उसको इमेजिन करते जाना। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में। तो तुमको याद है हमने क्या एग्जाम्पल पढ़े थे? एक्वेटिक सिस्टम किस में होता है? इकोसिस्टम पॉन्ड में होता है, लेक में होता है, रिवर में होता है, वेटलैंड में होता है, वो सब इसके एग्जाम्पल्स थे। सो यहां पर इन्होंने पॉन्ड एज अ एग्जाम्पल लिया है। This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interaction that exist in an aquatic ecosystem। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि जो पॉन्ड है वो क्या है? It is a self-sustainable। self-sustainable का मतलब क्या है कि जो चेंज नहीं होता, जो चेंज नहीं होगी। और दूसरी बात है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को भी एक्सप्लेन कर देगा इजी तरीके से। अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। तो ये जो 4 कंपोनेंट है इन सबको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम पॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं तो अभी आप कहोगे कि इसे पढ़ने का क्या मतलब है? इसे पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमने पॉन्ड को एज एग्जाम्पल इकोसिस्टम लेकर क्यों समझा रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को, तो आप ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सको। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, एक शैलो वाटर बॉडी है जिसके थ्रू हम इन बेसिक कॉम्पोनेंट्स को एग्जिबिटेड कर सकते हैं। द एबायोटिक कॉम्पोनेंट इज द वाटर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? मार्क करते रहना है, ठीक है? द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विथ ऑल डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एंड द रीच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड। ठीक है, तो आपको बेसिक बात समझ पाई। सबसे पहले जो इसमें एबायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है? दैट इज द वाटर, ठीक है, जिसके अंदर सारे डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है एंड द रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। और जो रिच सॉइल है वो कहाँ चली जाएगी? आपकी बॉटम ऑफ द पॉन्ड में चली जाएगी। द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, डे लेंथ एंड द अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड। अब इसमें ऑटोट्रॉफिक कौन कौन है? ऑटोट्रॉफिक जो कि अपना खाना खुद से बना रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गीज होते हैं, एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एज। द कंज्यूमर्स आर, अब इसमें कंज्यूमर कौन है? रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन। अभी मैं आपको एक साथ सारा याद करवा दूंगी, ठीक है? अभी आप मार्क करते रहो मेरे साथ। एंड द फ्री स्विमिंग एंड वाटर ड्वेलिंग फॉर्म्स। और इसमें डिकम्पोजर्स क्या क्या हैं? इसमें डिकम्पोजर है आपके फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजलेट्स, ठीक है? स्पेशली कहाँ मिलते हैं? पॉन्ड के बिल्कुल बॉटम में मिलते हैं। दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल। That is conversion of inorganic and organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs, consumption of the autotrophs by the heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for reuse by the autotrophs. These events are repeated over and over again. So this is unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation and loss as a heat to the environment। अब आप कहोगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली, बहुत सारा कुछ हो गया था, याद नहीं हुआ। अब मैं आपको इसको याद कराती हूँ। देखो, सबसे पहले इमेजिन आपने पॉन्ड को एज ए इकोसिस्टम लिया, उसमें आपको ये चारों कंपोनेंट चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि इसमें एबायोटिक कंपोनेंट क्या था? याद आया? वाटर। दूसरा, इसमें ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या था? फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। इसमें कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूम करेंगे आपके जू प्लैंक्टॉन्स या फिर फ्री स्विमिंग और जो ड्वेलिंग बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म होती है वो। डिकम्पोजर कौन कौन है इसमें? डिकम्पोजिशन कौन कौन करेगा? फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ फ्लैजलेट्स। सिंपल। और इस तरीके से हमें क्या समझ में आया कि ये जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है ये हमने एक पॉन्ड के अंदर
प्रॉपरली समझ लिया। ठीक है, सारे बच्चों को प्रॉपर समझ में आया। और ये क्या है, देयर इज अ यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल एट इट्स डिपोजिशन एंड लॉस ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो ये चीज़ प्रॉपरली आप सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगी एक एक चीज़, जैसे कि हम पहले प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके बाद डीकॉम्पोजिशन पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत अच्छा है, आप आराम से बस पढ़ते रहो साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे, दीज ऑल आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। और उसके बाद हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे, एंड द नेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर होता है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एंड उसके बाद हम इकोसिस्टम की सर्विसेज पढ़ेंगे। और दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप मेरे साथ पढ़ते रहो। ओके, सो टिल देन गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।